अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 EDU 303 का, यानी इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ट्विन और अडॉप्शन स्टडीज़ के अंदर हम चलेंगे लेसन 3 को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलें जी, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेसन 3 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है वो है बिहेवियर जेनेटिक। बिहेवियर जेनेटिक बेसिकली हम बात करते हैं किसी भी इंसान के जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर की स्टडी को। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इंसान के बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। सर फ्रांसिस गैल्टन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया था, इस पे वर्क करना स्टार्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज में आपका आता है कि आपने बताना है कि वो कौन सा इंसान है जिसने या वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर सिस्टमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस किया था, तो वो है जी सर फ्रांसिस गैल्टन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1822 और डेट ऑफ डेथ है 1911। गैल्टन एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है जी गैल्टन एंड इंटेलिजेंस। गैल्टन जो थे ये इंटरेस्टेड थे ये बात जानने के लिए कि क्या ह्यूमंस एबिलिटीज लाइक इंटेलिजेंस वाज इनहेरिटेड, यानी कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस होती है क्या वो भी इनहेरिट हो सकती है। वो इस बात को रीज़न देते थे कि देखिए जी, मुख्तलिफ जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके अंदर जनरल पॉपुलेशन के अंदर जो मुख्तलिफ रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस भी होती है, और आया इंटेलिजेंस सेम रहती है या डिफरेंट हो जाती है, इस बात को समझने के लिए गैल्टन सर्च करते थे, रिसर्च किया करते थे। सो वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे। गैल्टन के नज़दीक जो सेकेंड और थर्ड डिग्री रिलेटिव्स होते हैं वो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन बहुत कम होती है, यानी उसमें सिमिलरिटीज बहुत कम होती हैं। मेथडोलॉजी आपके पास ही अगला टॉपिक आता है, मेथडोलॉजी। जब हम बात कर रहे हैं गैल्टन की तो हम देखते हैं कि गैल्टन ने कैंसन की तरह मतलब तर्ज पर डिटरमिन किया कि किस तरह हेरिडिटी अफेक्ट करती है ह्यूमन ट्रेट को। अब जब हम हेरिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए गैल्टन के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस थी वो डिटरमिन होती है, वो डिटरमिन की जा सकती है किन्सन मेथड के थ्रू किसी भी ह्यूमन ट्रेट की। अब जब हम एफिशिएंसी ऑफ बात करते हैं ना मेथडोलॉजी की, तो हम देखते हैं ह्यूमन ट्रेट जो होते हैं वो कभी भी या बहुत कम होता है कि वो अफेक्ट हो स्टडिंग मेंबर ऑफ फैमिली। हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना वो शेयर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिकली। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुछ बिहेवियर जो जेनेटिक्स करने वाले जो रिसर्च करने वाले थे उनके नज़दीक सवाल था कि आया ये पॉसिबल है या यूज़फुल है कि कितनी हेरिडिटी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी खास ट्रेट के लिए। तो हमारे पास जी इसका आंसर आता है, वन बाय वन हम इसे देखते जाते हैं। बहुत सारी अप्रोचेज आई थी। फर्स्ट अप्रोच आपके पास थी हेरिडिटी एस्टिमेट की। हेरिडिटी एस्टिमेट जो होता है ना ये मुहैया करता है किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंस को इन कम्प्लेक्स ट्रेट। हम एक ख़ास किस्म की पॉपुलेशन के अंदर जब मेजरमेंट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को एक ख़ास हद तक या एक ख़ास ट्रेट तक, तो ये सारा कुछ हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये जेनेटिक फैक्टर्स को देख के किया जा रहा होता है। हेरिडिटी जो होती है ना ये एस्टिमेट करते हैं हम किनशिप स्टडीज़ के अंदर। अब किनशिप स्टडीज़ में हम ट्विन स्टडीज़ कर रहे होते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली मेम्बर्स के साथ तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनहेरिट हुई हैं फैमिली से बच्चों की तरफ। मॉडर्न जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं जेनेटिकली रिलेटेड ट्विंस के बारे में, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। दो किस्म के ट्विंस पर मॉडर्न एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस। याद रखिएगा इनकी जो रेंज है वो 0.00 से लेकर 1.00 तक होती है। ये जी आपके पास एक डायग्राम दी गई थी।
आगे चल के हमें बताते हैं जो किनशिप स्टडीज होती है ना, बेसिकली किनशिप स्टडी आप उन बच्चों की करते हो जो बायोलॉजिकल, जिनके पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ उनकी आप देख रहे होते हो कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहेरिट हुए हैं उन पर। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। यहाँ पे आगे चल के हमें बताते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिकली 100% सिमिलर होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये 100% सिमिलर होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं ये 50-50 होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये भी सिमिलर होते हैं बट मैक्सिमम ये डिफरेंट होते हैं। अब आगे चल के हमें बताते हैं कि ये दोनों ट्विंस अगर एक साथ भी बड़े हो ना, तो ये जो ट्रेट होता है ना, अगर एक आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर पाया जाता है ना डिप्रेशन, तो सिमिलरली जो दूसरा आइडेंटिकल ट्विन है उसके अंदर भी डिप्रेशन होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं तो अगर एक ट्रेट के अंदर डिप्रेशन पाया जा रहा है तो लाजिम नहीं है कि उसके दूसरे ट्रेट के अंदर भी ये डिप्रेशन पाया जाए। आगे चल के हमें बताते हैं जी अडॉप्शन स्टडीज के बारे में। अडॉप्टिव चिल्ड्रन रेड टुगेदर, अडॉप्टिव चिल्ड्रन रेड अपार्ट। अब वो बच्चे जो कि एक साथ पले या डिफरेंट पले, हम उनकी स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो शुरुआत से हम कोग्निटिव स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने किया था, बट 1 के बाद हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि कोग्निटिव है क्या। कोग्निटिव स्किल्स बेसिकली जो होता है ये आपके इसमें हम बात करते हैं हेरिडिटी, या यूँ समझ लें कि आईक्यू स्कोर्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, कितनी आपके पास इन्फ्लुएंस हो रही है आपके हेरिडिटी प्रोसेस के ऊपर। एस्टिमेट याद रखिएगा 50 हेरिडिटी होती है जी, 0.50। सिमिलर फाइंडिंग हम देखते हैं कि आया कोग्निटिव स्किल्स को देखते हुए बच्चों ने कितनी सिमिलर फाइंडिंग की है। अब ये आपके पास जो ट्विंस चल रहे हैं ये उनके बारे में बात की जा रही है। इनके आईक्यू सिमिलरिटी अमंग रिलेटिव देखा जाता है कि उनके रिश्तेदारों में आईक्यू लेवल कितना है। फिर हम देखते हैं पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप बताओ जी एडॉप्शन स्टडीज़ के बारे में क्या जानते हो, आप बात करोगे कि एडॉप्शन स्टडीज़ जो है इसमें कॉग्निटिव स्किल्स पाए जाते हैं। अब ये कॉग्निटिव स्किल्स के फ़ौरन बाद आप सेकंड बताओगे कि देखें जी पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट की हम बात करते हैं। अब जो हेरिडिटी होती है इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट को कैसे चेंज होता है पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। इसके बाद ही हम बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। अगर हम देखें ना, न्यू 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे पास पाए जाते हैं जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये इन ट्रेट्स को शेयर कर रहे होते हैं बनिस्बत फ्रेटर्नल ट्विंस के। फिर आपके पास आता है कॉन्कॉर्डेंस रेट। अब जब कॉन्कॉर्डेंस रेट के अंदर हम देखते हैं तो हेरिडिटी जो होता है ये हमें बताता है कि कॉन्कॉर्डेंस रेट क्या है किसी भी इंसान का। कॉन्कॉर्डेंस हमारे पास जब हम बात करते हैं तो ये रेट क्या करता है, देखिए जी ये हमें बताता है कि कितनी चीज़ें दो ट्विंस के अंदर या कितने ट्रेट्स पाए जाते हैं दो ट्विंस के अंदर। अब इनकी जो मेजरमेंट होती है ये रेंज करती है 0 से 100% की तरफ। इसमें 0 का मतलब होता है एक ट्विंस, यानी कि उस एक ट्विन के पास एक ट्रेट पाया जाता है और दूसरे के पास नहीं है। इसी तरह सिमिलरली अगर 100 का मतलब है तो दोनों ट्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। याद रखिएगा कॉन्कॉर्डेंस रेट हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि आया जो आपके उनमें कितनी चीज़ें सिमिलर हैं और कितनी चीज़ें डिसिमिलर हैं। लिमिटेशन इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके पेपर में नहीं आया। डेवलपिंग ट्रेट क्वेश्चन आता है कि जी हाउ टू डेवलप ट्रेट, तो आप आंसर इसका लिखोगे रेंज ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, लोगों के पास ना बहुत कम टाइम होता है तो आप सिंपल पॉइंट्स लिख सकते हो तो भी आपके मार्क्स आ जाते हैं। रेंज ऑफ फ्रैक्शन, कैनलाइजेशन, जेनेटिक एनवायरमेंटल कोरिलेशन, और बस इसमें यही 3 है। अगर आप एक में इसमें से पता कर लेते हैं जी रेंज ऑफ फ्रैक्शन बताएं डेवलपिंग ट्रेट के मद्देनजर रखते हुए,
तो आप उसमें लिखोगे कि हर इंसान के पास यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है। हर इंसान जो होता है वो एनवायरनमेंट को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कैनलाइजेशन जो है ये टेंडेंसी है हेरिडिटी की, इससे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू जस्ट वन और टू आउटकम्स। इसमें हम बात कर रहे होते हैं कि बिहेवियर जो है वो उसमें कितना कॉन्स्टेंट है बाय हेरिडिटी, और हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने अडॉप्ट करने हैं इतनी वैल्यूज़ को, या ये ख़ास वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर जी जेनेटिक इन्वायरमेंटल को रिलेशन हमारे पास आता है। इसमें हम बात करते हैं कि जीन कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं। तो जीन हमारे पास ये 3 तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट है पैसिव कोरिलेशन, सेकंड है एवोकेटिव कोरिलेशन एंड थर्ड वन इज एक्टिव कोरिलेशन। अब जब हम बात करते हैं पैसिव कोरिलेशन की, ये शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। अब जो लोग नए आए हैं तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आए और कोई चीज़ मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पैसिव कोरिलेशन जी हमारे पास आता है जब बच्चा यंग होता है, तो हम देखते हैं कि उसका कंट्रोल नहीं होता एनवायरनमेंट पर। पेरेंट्स जो प्रोवाइड कर देते हैं एनवायरनमेंट, बच्चा उसी में रह रहा होता है। सेकंड आपके पास आता है एवोकेटिव कोरिलेशन। जब बच्चा एवोक हो जाता है एनवायरनमेंट से, यानी कि वो फेमिलियर हो जाता है एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ, तो वो है तो उसे पता चलता है, वो आसानी से स्टिमुलेट कर सकता है उस एनवायरनमेंट के साथ। एक्टिव कोरिलेशन आपके पास आता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो एक्सपीरियंस करता है इन्वायरमेंट को, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स को। अब इसमें वो इन्वायरमेंट भी आ जाती है जो बच्चे के पेरेंट्स ने चूज़ की होती है, और वो भी आ जाती है जो वो खुद से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। निची पिकिंग आपके पास आ जाता है जी। ये वो इन्वायरमेंट होती है जो कि हेरिडिटी को कम्प्लीमेंट करती है। इसके बाद ही एपिजेनेटिक फ्रेमवर्क। एपिजेनेसिस जो होता है ना, ये आपके डेवलप करता है ऑन गोइंग बाई डायरेक्शन एक्सचेंज बिटवीन हेरिडिटी एंड आर लेवल ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एपिजेनेसिस आ जाएगा, यानी एपिजेनेटिक फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ करने से हमारे पास क्या आउटकम आएगा, कौन सी एक्सचेंज को हम बाई डायरेक्शन करते हैं विद बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। तो ये था जी लेक्चर नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ ज़रूर आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे पता कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।